मैं आलोक जी को सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आएं और अपने रचनात्मकता के बारे में, अपने द्वंद के बारे में हमें बताएं। आपका संग्रह सियासत बहुत चर्चित और पुरस्कृत रहा है, हम सब जानते हैं। आपका दूसरा संग्रह रोटी के 4 हर्फ अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ है। आप कहानियाँ लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ मंच पर। एक लेखक के रूप में मैं कभी भी अपने को एक लेखक नहीं मानता। मैं हर बार अपने को एक पाठक के रूप में ही पाता हूँ। कई बार मुझे लगता है कि यह मेरी अपनी समझ की सीमा है, मैं अपने को अंडर एस्टिमेट करता हूँ, कई लोग कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने को उस तरह से नहीं देख पाता। तो यहाँ मैं अपने विचार कुछ छोटी छोटी बातों पर रखूंगा, क्योंकि यह तो काफी बार कहा ही गया कि सारी बातें कह दी गई हैं, और कई बार कहा भी जाएगा अभी आगे कि सारी बातें कह दी गई हैं। लेकिन मैं अपनी छोटी छोटी बातों, जैसे कि कैसे लिखा जाए और किसके लिए लिखा जाए, इन द्वंद्वों के माध्यम से मैं अपनी बात कहूंगा। कि गुजराती में एक कवि हुए, उमाशंकर जोशी। उन्होंने एक कविता लिखी, हिंदी में मैंने पढ़ी, कि छोटा मेरा खेत चौकोना, तो कागज का यह पन्ना। उसमें एक छोटी सी बात है कि अ, क्षण का बीज बोया गया। तो किसी भी रचना का, खासकर कहानी का, मेरे भीतर किसी क्षण में कोई बात आती है, और फिर वह जाहिर है समाज से ही आता है। और हम सब यहाँ रचनाकार उपस्थित हैं, कलाकार उपस्थित हैं, और हम सब जानते हैं कि हम अपनी सारी बातें समाज से लेते हैं और फिर उसे अपने भीतर रखकर समाज को ही वापस करते हैं। तो बड़े शब्दों में कहा जाए तो जैसे सीप के भीतर थोड़ी सी धूल पहुंचती है, और सीप फिर मोती बनाने की प्रक्रिया में लग जाता है, और फिर मोती बनकर वापस आता है। तो पता नहीं वो मोती बनता है नहीं बनता है साहित्य में, कला में, लेकिन प्रक्रिया वही है। तो मेरे ऊपर जब क्षण का बीज बोया जाता है, तो मेरे ऊपर एक बड़ा दबाव आ जाता है कि इसे कहा कैसे जाए। तो कहा कैसे जाए के दबाव में, मतलब कई बार जो है बहुत सारी बातें कही नहीं जाती हैं, बहुत सारी बातें पीछे छूट जाती हैं। मैं अपनी कहानी का जिक्र करूंगा, तलई कुत्तल। यहाँ पर तलई कुत्तल दक्षिण भारत की कहानी है, उस परिवेश पर लिखी हुई कहानी है, जो मदुरई, फिर उसके आसपास कीलडी, इसके आसपास के जीवन पर है। और वहाँ चल रही एक प्रथा है, उस पर है कि अ, जो लोग वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं, या बहुत खराब परिस्थिति में जी रहे हैं, तो उनकी एक तरह से हत्या ही कर दी जाती है। उस पर कहानी है। और यह बात मेरे बहुत करीब से गुजरी थी। मैं वहाँ काफी साल रहा, तो करीब से गुजरी, और मैंने जब उस स्थिति को देखा, तो वह बात मेरे से कही ही नहीं जा रही थी। मैं इसको कहना चाह रहा था, पर मेरे से कही ही नहीं जा रही थी, और लंबे समय तक वह बात मेरे साथ रही, 7 एक साल रही। और जैसा विमल भाई कह रहे थे कल शाम, मुझे मनोवैज्ञानिक सलाह लेनी पड़ी इस संबंध में कि मैं कह पाऊंगा तो कैसे कह पाऊंगा। कभी उनके पास जाहिर है कोई नुस्खा नहीं था, कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि भाई ये बात लो और ऐसे कह दो। वो तो मनोवैज्ञानिक हैं, वो हमारी बात सुनते हैं। पर उन्होंने एक बात कही कि तुम इस डर से बाहर निकल जाओ, इस डर से बाहर निकल जाओ कि तुम फेल हो जाओ, फियर ऑफ फेलियर। उसने कहा कि तुम्हारी दिक्कत है फियर ऑफ फेलियर। तो मैं एक रचनाकार के रूप में अपने को हमेशा इस स्थिति में पाता हूं कि फियर ऑफ फेलियर मेरे साथ हमेशा चलता रहता है। ये मेरे द्वंद का सबसे बड़ा हिस्सा है। उसके पीछे कारण यह भी है कि मैं जिस समाज में पला बढ़ा, जिस परिवार में रहा, वहां जहां मेरा समाजीकरण निर्मित हुआ, उसमें हर चीज को करने के पहले ना कहने की बात थी। कोई भी चीज, क्योंकि परिस्थितियां रही कि आप हर चीज उस आजादी के साथ नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो यह लगातार मेरे व्यक्तित्व पर हावी रहा। तो मैंने अपने नायकों को देखा, चाहे वो किसी भी तरह के, मेरी मेरी कहानियों के जो नायक हैं, उन उन नायकों में मैंने देखा कि जहां जहां वे हैं, वहां वहां मेरी हार, मेरी अपनी चीजें उनके साथ चलती हैं। मतलब कोई भी मेरा नायक जीत नहीं पाता है, या बस ऐसा नहीं है कि जो फ्लेयर के साथ सफलता को एंजॉय कर सके। तो मेरी बहुत सारी चीजें उस तरह से शामिल होती गई। फिर मेरे ऊपर जो लिखने का था कि कैसे कहा जाए, तो जैसे नवाचार है,
जैसे जोखिम लेना, रचनाओं में जोखिम लेना, रचनाओं में नए प्रयोग करना, जिस फ्लेयर के लिए हम मनोज भाई को जानते हैं, जिस फ्लेयर के लिए हम योगेंद्र आहूजा की कहानियां पढ़ते हैं, और जो शिल्प का जो फ्लेयर हम प्रियंवद जी में देखते हैं या फिर स्वदेश दीपक में देखते हैं, उस फ्लेयर के लिए मेरे पास क्या कहें साहस नहीं आ पाता है। मैं कई बार अपने को पाता हूं उस स्थान पर कि जहां कि मेरा सामाजिकरण वहां मुझे रोकता है। मैं यहां इस उम्मीद में आया था कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस द्वंद्व को समझेंगे, शायद समझें, और इस उम्मीद में भी आया हूं कि वो द्वंद्व जो है यदि किसी से साझा हो, कोई अपनी बात कह सके कि मेरे साथ भी ऐसा था, तो शायद वह चीजें निकल पाए। मेरे लिए ऐसा हो सकता है। इसके बाद एक बात आती है, किसके लिए लिखा जाए। हम मॉर्बिड रियलिटी के युग में जी रहे हैं। जैसा सर कह रहे थे कि हमारे हिंदी के लेखक, जो युवा लेखक हैं खासकर, उनको लगता है कि उनको सफलता तुरंत मिल जाए और वो फिर इंटरनेट और इस सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, और उनको लगता है कि सारी चीज़ें वहीं पर हैं, इससे रचनात्मकता खत्म हो जाती है। तो सर एक बात मैं कहना चाहूँगा सम्मान के साथ कि हिंदी लेखन में जब हम आते हैं तो वहीं पर हमें पता चल जाता है और हमारा नशा उतर जाता है कि हम कभी लोकप्रिय हो सकते हैं। हमारे में हिंदी लेखन में आते ही यह नशा झड़ जाता है। बहरहाल, मॉर्बिड रियलिटी की बात हम करते हुए इतना कह सकते हैं कि हिंदी लेखन में लोकप्रियता का नशा या लोकप्रियता को का आनंद वही लोग ले पा रहे हैं जिन्होंने इसको समझा है। मसलन फिल्म के लेखक, टीवी में जो लिख रहे, टीवी के लिए जो लिख रहे हैं वो, या ओटीटी के लिए जो लिख रहे हैं वो, क्योंकि स्क्रीन पर हमारे जो चीजें हैं उनमें उन लेखकों को पता है कि हमें क्या दिखाना है। वही लेखक उस तरह की सफलता को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे जैसे लेखक जो उन चीजों पर नहीं जा सकते, वो यहीं रहेंगे और उन्हें पता है कि उनकी सीमा ही यही है। आज रचनाएं और किताबें कैसे पढ़ी जाती हैं, इस पर थोड़ी सी बात है कि हमारी किताबें नहीं पढ़ी जाती, साफ बात है, और हमारी रचनाएं भी नहीं पढ़ी जाती। छोटी कहानी भी कोई नहीं पढ़ता। और हमारी में जब मैं बात कर रहा हूं तो यह हमारी में हम सारे लोग सम्मिलित हैं, कोई भी इससे बाहर नहीं है, यह साफ बात है। और हमारी रचनाएं पढ़ी भी जाती हैं, तो हमारी रचनाएं पढ़ते कौन हैं? हमारे रचनाएं हम ही पढ़ते हैं। हम सब हम ही पढ़ रहे हैं, और उसमें भी हम चयनित पाठ करते हैं। तो ये जो चयनित पाठ है, यह आलोचना और प्रशंसा का जो एक तरह की आलोचना है और एक प्रशंसा है, और इसी द्वंद्व में हम सब जी रहे हैं। और मेरा वही है कि हम लिख किसके लिए रहे हैं, उसमें इसका क्या योगदान है। जैसे देखिए कि कोई भी रचना यदि रचनात्मक पाठ से होकर गुजरे, रचनात्मक पाठक मिले, जैसे कि हम मॉडर्न आर्ट देखते हैं, मॉडर्न आर्ट बना दिया जाता है और फिर पाठक भावक के लिए छोड़ दिया जाता है। भावक के लिए जब छोड़ दिया जाता है तो भावक अपनी रचनात्मकता, अपनी समझ, अपने अनुभव, अपने संदर्भों से उन चीजों को, उस चीज को देखने की कोशिश करता है और फिर नए भाव निकलते हैं। यहां मैं सम्मुख पर प्रकाशित कुणाल सिंह की कहानी विसर्जन के हवाले से कुछ बातें कहूंगा। बहुत हाल की बात है ये, हम सब इस डिबेट से परिचित होंगे। तो वह कहानी जब प्रकाशित हुई तो कई सारे लोगों ने उस पर खूब अपनी अपनी बातें दी, खूब अपनी अपनी बातें कही। वे बातें कहीं भी जा रही हो, आपस में कितनी भी बहस हो, कैसी भी चीजें चल रही हो, लेकिन उस बात से एक बात समझ में आई कि रचनात्मक पाठ उस कहानी के बहुत हुए, बहुत तरह की बातें निकल कर आई कि वह कहानी धार्मिकता को कैसे देखती है, सोशल स्टाटा और जो धार्मिकता है उसका क्या संबंध है, वहां हमारा मनोवैज्ञानिक व्यवहार कैसे काम करता है, इस सब तरह की बहुत सारी बातें सामने आ गई, बहुत सारी बातें। और इस मामले में मतलब यहीं से मैं कह ही दे रहा हूं, चंदन जी काफी अच्छा काम किया उन्होंने कि उन्होंने सारी चीजों को एक साथ रखा और इस चीज पर लगातार उन्होंने बात करने के अवसर अपनी तरफ से भी दिए और लोगों को भी आमंत्रित किया। इस तरह की सुविधा जो है सभी कहानीकारों को, सभी लेखकों को नहीं मिलती, सभी लेखकों को नहीं मिलती, सबकी बातें उस तरह से नहीं पढ़ी जाती हैं। तो इस स्थिति में जब हम अपने को रखते हैं, तब हम एक लेखक के रूप में सोचते हैं कि हमारे मन में जो क्षण का वह बीज पड़ा था, हमने जो चीज देखी थी,
उस चीज को हम यदि मोती बना भी दें तो वह मोती किसके हाथ लगेगा? और केवल एक दो लोग कह देंगे, अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो, यहाँ छपी है कहानी, यहाँ छपा है तुम्हारा लेख, बहुत अच्छा, आगे लिखते रहो, आगे लिखते रहो की बात नहीं आती है, बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। तो इस बधाई और आलोचना, इसके द्वंद्व में जब हम पाठकीयता को देखते हैं तो फिर लगता है कि लेखन किसके लिए किया जाए, क्योंकि हमारी जो पाठकीय तैयारी है वह हमारे विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में होनी चाहिए, जो नहीं होती है। हम लेखकों से उम्मीद करते हैं कि वही पढ़ेंगे और वही बातें करेंगे। मुझे एक मौका, मैं विद्यालय व्यवस्था से जुड़ा हूँ, अध्यापक हूँ मैं, तो मुझे मौका मिला गेस्ट पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की नियुक्ति में इंटरव्यू के लिए बैठने का। तो हिंदी विषय है मेरा, तो इस हिंदी के गेस्ट आने वाले थे और उनको देखना था। तो मेरे दो ही प्रश्न थे हिंदी में, जो MA BEd ये मिनिमम क्वालिफिकेशन थी, ऐसे ही लोगों से मेरा वहाँ पर साक्षात्कार था, करना था मुझे। तो मैंने दो ही प्रश्न किए कि आपने हाल की कौन सी रचना पढ़ी है, मतलब जो हाल में आपने पढ़ा, वो कंटेम्पररी राइटर्स कौन कौन है जिनको आपने पढ़ा हुआ है। तो उनके कंटेम्पररी राइटर्स में हमारे पास होते थे महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह उन्होंने पढ़ी है। तो यहां तक, उसके बाद तो मतलब एक भी व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया। और हमने एक और सवाल पूछ लिया कि आपने हाल फिलहाल में हिंदी में प्रकाशित होने वाली कोई पत्रिका देखी है या जानते हैं, कुछ दो पत्रिकाओं के नाम बता सकते हैं? तो नहीं जानते हैं। और यदि हमने अपने तरफ से इसके फोल्डिंग करी कि हंस ने, हाँ, हंस जो प्रेमचंद ने निकाला था, तो इतनी बातें हैं। तो वे लोग जब विद्यालय व्यवस्था में आते हैं तो वे बच्चों को किस तरफ से आगे बढ़ने के लिए कहेंगे कि पढ़ने के लिए, या इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। ठीक वही स्थिति महाविद्यालयों में है। हमारे अध्यापक, बड़े बड़े अध्यापक, सेलिब्रिटी अध्यापक हुए हमें पढ़ाने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय में, लेकिन उन्होंने पढ़ने के प्रति हमारा कभी रुझान नहीं बनाया। हमने जो पढ़ने लिखने की संस्कृति सीखी, अपने दोस्तों से सीखी, अपने आसपास के लोगों से सीखी, लेकिन हमें पढ़ने के प्रति उन्होंने कभी आगे इस तरह की बात नहीं करी। तो यहाँ मैं इस बात का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग जो युवा हैं, जो आगे बढ़ेंगे, यदि वो अध्यापन में जाते हैं तो बच्चों के साथ थोड़ा न्याय होना चाहिए, उन तक बात पहुंचनी चाहिए कि अभी भी हिंदी में लिखा जा रहा है, अभी भी हिंदी में लिखने वाले लोग हैं जो निश्चित तौर पर जन सरोकारों की बात करते हैं, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र बचाने की भी बात करते हैं, और सच में बात ऐसी है भी। तो उनको पढ़ा जाए, उनको किस तरह से पढ़ा जाए। नहीं तो आप देख लीजिए, कल अपने भाई साहब कह रहे थे कि बहुत सारी किताबें हैं जो ऐसी हैं जो बिना पढ़े चली जाती हैं। मैं कुछ रचनाकारों को जानता हूं जिनकी, जैसे मिथिलेश्वर हुए, हमारे यहाँ बड़े राइटर हुए, उनकी सारी किताबें ऐसी निकल गई और कोई खास चर्चा नहीं हो रही। बहुत बाद में आकर के नलिन विलोचन शर्मा पर कुछ एक आध PhD हुई है। तो इस सब तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो रह जा रही हैं, हर दौर में रही हैं। इस बीच में जब हम लिखते हैं तो हमें लगता है कि फिर हम किन के लिए लिख रहे हैं। लेकिन अब इत्तेफाक से मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं इस निराशा में ही रहूं। एक लेखक के रूप में, एक अध्यापक के रूप में जो द्वंद्व मैंने महसूस किया, एक लेखक के रूप में जो द्वंद्व मैंने महसूस किया, एक अध्यापक के रूप में मैं कोशिश करता हूं कि वो चीज़ें आगे बढ़ जाएं। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कोशिश की, बहुत सारे अविनाश मिश्रों, शैलजा पाठकों, चंदन पांडेयों, इन सब की बहुत सारी रचनाओं को प्रश्न बनाते हुए, कक्षा में पढ़ाते हुए, इन चीज़ों को विद्यार्थियों के बीच में हमने छोड़ दिया। अब वे विद्यार्थी आगे कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, इससे हमें अब पता नहीं हमारे पास कि ये चीज़ें कहाँ तक पहुँचेंगी। लेकिन एक कोशिश तो है कि जो हमने इस द्वंद्व को जो हमने समझा, तो इस द्वंद्व को आगे बढ़ाने की हमने क्या कोशिश की। तो इन्हीं बातों के साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसका परिणाम कहाँ आता था कि एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा कि खराब समय में, जो हमारा समय खराब है, हम सब बहुत बातें करते हैं कि हमारा समय खराब है, हमने काफ़ी बातें करी, कक्षाओं में हम करते हैं, हम सब अपने आसपास खूब बातें करते हैं।
तो उसमें कहा गया कि खराब समय में साहित्य का क्या योगदान है। एक बच्चा आया हमारे पास, तो हमने कहीं पढ़ा था कि खराब समय में जो है खराब समय के बारे में चीजें होंगी। तो खराब समय को हम सब लिख रहे हैं, हम सब की रचनाओं में है, और यहाँ बैठे बहुत सारे चेहरे जो हम देख रहे हैं उन सब में तो है ही है। तो उन सबके जो अपने द्वंद्व हैं, उन सबका जो संघर्ष है, सबका संघर्ष उतना ही महत्वपूर्ण है। और हमें लगता है कि जो पाठकीयता का संकट है और जो चयनित पाठकीयता का संकट है, इस द्वंद्व से लेखकों को थोड़ा निकालने में हमारे वरिष्ठ यदि मदद करें तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। शुक्रिया आलोक जी, आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आपने बताया कि किस तरीके से जो परिवेश के साथ असफलता का बोध हमारे भीतर पलता रहता है, कहीं ना कहीं लेखन में जब हम आते हैं या लिखते हैं तो वो असफलताएं जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं और उसका बहुत असर जो है चरित्रों पे, नायकों पे होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस तरीके से सफलता और असफलता की बाइनरी में दुनिया को बांट के देखना सिखाया गया है। और कई ये भी बातें आपने कही कि जो है नहीं पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा है, और दूसरी ओर कुणाल सिंह बहुत पढ़े भी गए हैं। ये दोनों बातें आपने कही, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि मैंने अपने संचालन के शुरू में पाठक के द्वंद्व क्या है, कैसे पढ़ा जाए, इसकी चर्चा मैंने की थी। तो मैं यहाँ ये भी कहती हूँ कि जो आकस्मिक पाठ की अपेक्षा है पाठकों से, कई बार उससे द्वंद्व की दूसरी चीजें शुरू होती हैं। कई बार जो है ये हमें करना पड़ता है कि सामाजिक, बहुत खराब सामाजिक बोध की कोई रचना है, लेकिन हमसे कहा जाता है कि ये तत्कालिक सत्ता के विरोध की बात है, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम अपने जो पाठक हैं वो अपने प्रश्न जो है स्थगित करने पड़ते हैं उन्हें, और लेखक और उन संस्थाओं के प्रश्नों द्वारा निर्मित पाठ हमारे ऊपर चढ़ जाता है।